स्टार्ट करते हैं अपन। तो बेसिकली अपन आप सर्विसेज के बारे में देखने वाले। सर्विसेज जो है वो आप या तो आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे बनाओ या तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो। लेट्स से मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, फ्लो जो अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे टर्मिनल को ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन टर्मिनल। तो सीएमडी चालू हो जाएगा। और अगर आपके पास ओपन टर्मिनल वाला फीचर नहीं है तो आप सिंपली सीएमडी टाइप करो और जो भी पाथ है यहाँ पे कमांड डालो, ठीक है, जो भी मैं कमांड डालने वाला हूँ। तो अगर मुझे नेक्स्ट का प्रोजेक्ट चालू करना है तो आपको एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, ये वाला कमांड डालना है, बराबर। तो इससे आपका नेक्स्ट जेएस का फाइल सेटअप हो जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पे जो भी आपको नई नेम देना है, जैसे लेट से मैं फ्लो दे देता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट नो, और ये सब जो भी ऑप्शन है ऐसे ही सेलेक्ट करना। अगर आपने सिस्टम में मिस्टेक कर दिया तो आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो जब तक इंस्टॉल होता है मैं आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ। तो अभी अपन सबसे पहले क्लर्क देखेंगे, क्लर्क कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, देखो। तो क्लर्क, ठीक है। तो क्लर्क अपन बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं, क्लर्क ऑथेंटिकेशन के लिए और एक्सेस कंट्रोल के लिए। एक्सेस कंट्रोल मतलब एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल मतलब बेसिकली अगर मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट, जैसे स्लैश अकाउंट्स वाला पेज है, मुझे स्लैश अकाउंट्स वाले पेज को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट, राइट। तो इसके लिए भी मैं क्लर्क यूज कर सकता हूँ। और ऑथेंटिकेशन मतलब जो भी अपना लॉग इन या फिर साइन इन, ये सब सारी चीजें इनका। तो लॉग इन साइन इन के लिए मैं क्लर्क यूज करूंगा, ठीक है। ये स्क्रैच से भी बना सकते हैं लेकिन स्क्रैच से बनाएंगे तो हार्ड पड़ेगा, उसके लिए अपन क्लर्क यूज करेंगे। तो ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो जैसे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट का, यहाँ पे आपको सक्सेस करके दिख के आ जाएगा। तो इसके बाद आपको सीडी लिखना है और जो भी आपने प्रोजेक्ट नाम दिया, प्रोजेक्ट नेम मेरे को यहाँ पे ऊपर मेंशन रहेगा। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट नेम दिया, जैसे मैंने प्रोजेक्ट का नेम फ्लो दिया है, तो मैं फ्लो लिख के टैब दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है आपको पाथ। अब इस पाथ पे आपको वीएस कोड स्टार्ट करना है, कैसे, कोड डॉट करके। अगर यहाँ में फीचर नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो कि फाइल्स में जाके ओपन फोल्डर पे जाके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ से फिर आप फोल्डर सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर से आप उस फाइल में जा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है। अभी इसके अंदर अपन पहले सबसे पहले एक मैं पहले ऐप राउटिंग बताता हूँ। तो एक सेकेंड, यहाँ पे सर्वर चालू नहीं है, उसके लिए लोकल होस्ट वाला आ रहा है। तो लेट्स सी, पहले सर्वर चालू करते हैं। यहाँ पे इसके सर्वर चालू, टर्मिनल, टर्मिनल यहाँ से क्लिक करेंगे, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, नाइस। फिर यहाँ पे एनपीएम रन डेव, और यहाँ पे आपका टर्मिनल चालू हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो दिख जाएगा। तो लेट्स सी तब तक, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। अभी लेट्स से मुझे एक राउट बनाना है, फिर एक पेज बनाना है अकाउंट्स नाम का। तो क्योंकि अपन नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं तो सिर्फ अपने को फोल्डर नेम देना है, जैसे कि मैं अकाउंट्स दूंगा। और इसके अंदर एक पेज डॉट जेएसएक्स देना है, पेज डॉट जेएसएक्स। और इसके अंदर मैं आर एफ सी ई यूज करूंगा, आर एफ सी ई। तो ये है ये सेंट्स बोलते हैं इसको। इसके लिए एक एक्सटेंशन चाहिए रहता है, ये वाला, ये 7 वाला। और जैसे आप एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आपको भी वो मिल जाएगा, नहीं तो आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फ्री होने के बाद लेट्स से मैं बोलता हूँ दिस इज द अकाउंट्स पेज, ठीक है। सेव करता हूँ इसको, लेट्स सी क्या ये राउट बना है। तो मैं स्लैश अकाउंट्स लिखूंगा, एंटर करूंगा। देखो दिख रहा है, ये मतलब ये राउट बना है, ठीक है, नाइस। अभी इसके अंदर पहले सबसे पहले ऐड करेंगे अपन क्लर्क, क्लर्क वाला प्रोवाइडर। तो लेट्स सी क्लर्क को कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहली बात, आप क्लर्क के डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे। क्लर्क के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट जेएस पे क्लिक करोगे। और क्योंकि अपन ने ये दिया है ऑलरेडी, तो आपको ये वाला कमांड डालना है। तो मैं इसको किया कॉपी, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। और टर्मिनल के अंदर आके यहाँ पे पहले आपको ये जो सर्वर चालू था उसको बंद करना है, तो कंट्रोल सी करोगे तो सर्वर बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं इसको किया पेस्ट, एंटर। तो क्लर्क का जो एचडीके है वो डाउनलोड हो रहा है बेसिकली अभी। और ये जैसे डाउनलोड हो जाएगा तब तक अपन एपीआई की, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, नाइस। तो उसके बाद अपने को यहाँ से मिडलवेयर करके फाइल बनाना पड़ता है, मिडलवेयर जो कि सबसे पहले रन होगा, ये मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ाया था। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया। और मिडलवेयर जो है वो रूट फाइल के अंदर रहता है। रूट कैसे करने का, देखो, ये ऐप फोल्डर है, अभी ऐप फोल्डर चालू है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। लेकिन अभी भी ब्लू इस पे है। तो मैं जैसे यहाँ पे प्रेस करूंगा, देखो ब्लू इस पे आ गया, दिख रहा है ये ब्लू वाला लाइन। तो यहाँ पे फिर मैं डॉट पे प्रेस करूंगा और मिडलवेयर पे प्रेस करूंगा, मिडलवेयर डॉट जेएस। जैसे मैंने इतना लिखा, मिडलवेयर डॉट जेएस। अभी ये जो है ये रूट में आ गया बेसिकली। अब मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दिया मैंने। और ये सारा डॉक्स के अंदर है, ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, डॉक्स का है। मतलब अगर मुझे क्लर्क यूज करना है तो मैं उसके डॉक्स से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप था अपना ये टर्मिनल के अंदर कमांड। फिर सेकेंड स्टेप था अपना ये मिडलवेयर फाइल क्रिएट करना। और उसके बाद आपको ये मतलब क्लर्क प्रोवाइडर सेट करना है। तो स्टेप 4 यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। फिर आपके लेआउट डॉट जेएस के अंदर करना है ये। तो ऐप के अंदर लेआउट डॉट जेएस, और फिर इसके अंदर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है ये। फिर इसके अंदर
यहाँ पे जो जो हाईलाइटेड पार्ट है ना सिर्फ वही कॉपी करना है, जैसे कि मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे HTML के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग आ गया, तो इसको भी अपन कॉपी करके यहाँ पे नीचे HTML के क्लोजिंग के नीचे डाल देंगे। तो बेसिकली क्लर्क प्रोवाइडर के अंदर मैंने रैप कर दिया अपने HTML को, ठीक है। इसके बाद फिर आपको हेडर वाला भी देना है, हेडर वाला कॉपी करना है और ये बॉडी के अंदर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे किया पेस्ट। अब इतना हो गया, लेकिन ये फिर भी नहीं चलेगा। कोई गेस कर सकता है क्यों? क्योंकि अब तक ENV नहीं सेट किया है। तो अभी ENV सेट करते हैं, वापस से अपने को यहाँ पे टैप करना है, तो ये ब्लू हो जाएगा क्योंकि ENV भी जो है वो रूट के अंदर रहता है। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करके .env दे दूंगा। यहाँ पे बहुत लोगों ने मिस्टेक किया था, .env देके या फिर सिर्फ env देके, तो यहाँ पे .env देना है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर डैशबोर्ड्स में जाना है। फिर यहाँ पे आपको या तो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं एपीआई की, अगर नहीं मिल रहा है तो कॉन्फ़िगर्स के अंदर जाके यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, एपीआई की पे प्रेस करोगे, तो आपको यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगा। इसको कॉपी करके आपको ईएनवी के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इतना करते ही आपका क्लर्क पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है, ये सर्विस आपके अंदर चल गया। तो npm run dev करके सर्वर चालू करेंगे, फिर सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा मैं। देखो आपको ये दिख रहा है साइन इन साइन अप, ये जो दो बटन है ये क्लर्क ने प्रोवाइड किया, ये मैंने नहीं बना। और अब इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पे साइन इन पे प्रेस करूंगा, तो देखो यहाँ पे एक मैं पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, ये लॉगिन पेज है। ये लॉगिन पेज जो अपन ने क्रिएट नहीं किया, ये पूरा जो लॉजिक है अपन ने क्रिएट नहीं किया, ये पूरा ये जो गूगल बटन, ये अगर मैन्युअली क्रिएट करने बैठते तो बहुत टाइम लगता, लेकिन क्लर्क ने अपने को डायरेक्टली करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूंगा मैं। फिर ये जो पूरा सारे पेजेस दिख रहे हैं, ये सारे पेजेस क्लर्क ने बनाए। अब मैं कंटिन्यू, और ये मेरा लॉगिन हो गया। जैसे मेरा लॉगिन हो गया, देखो ये यूजर बटन में प्रेस करूंगा तो ये सारी चीजें आएंगी, मैनेज अकाउंट, ये सारे जो पेजेस है, सारे जो लेआउट्स है, ये सारा क्लर्क मैनेज करे, ये सारा क्लर्क प्रोवाइड करे अपने को, ठीक है। अभी लेट से मैं यहाँ पे स्लैश अकाउंट्स पे जाऊंगा, स्लैश अकाउंट्स। तो ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको हेडर, क्योंकि लेआउट के अंदर हेडर दिया है, तो ये हर जगह लेआउट, हर जगह हेडर रहेगा। तो भले मैं कौन से भी पेज पे हूँ, लेकिन हेडर हर जगह रहेगा। तो यहाँ पे मैं लेट से लॉग आउट करता हूँ। देखो लॉग आउट भी हो गया। और लेट से अभी मैं अकाउंट्स वाले पेज में जाऊंगा, अकाउंट्स। देखो फिर भी अकाउंट्स पेज मेरे को दिख रहा है। अगर लेट से मुझे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है, अगर मैं साइन इन, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन इन नहीं हूँ, मतलब मेरे अगर मैंने लॉग इन नहीं करके रखा है, तो मुझे इस पेज को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इस चीज को मैं कैसे करूंगा, अभी ध्यान दो। मैंने एक कोड पुश किया था, ये वाला। आप सिंपली सिर्फ इस चीज को कॉपी कर सकते हो, इतने वाले पार्ट को, या तो फिर आप देख के भी लिख लो, वो भी चलेगा। तो अगर मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, तो मैं अपने यहाँ पे लेआउट, सॉरी मिडलवेयर के अंदर आके इस चीज को पेस्ट कर दूंगा। ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट है, देखो मैं दिखा रहा हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब ये क्या है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इसका अपने को अभी की जरूरत नहीं है, और ना ही डैशबोर्ड। तो अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट वाले पेज को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट राउटर मैचर करके एक फंक्शन लिखूंगा, और इसको भी, ये भी जो फंक्शन है वो क्लर्क से आता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ इतना, इसका मतलब ये है कि किस पेज को, किस राउट को मुझे प्रोटेक्ट करना है, या फिर किस राउट पे मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो अभी के लिए मैंने बोला कि अकाउंट्स वाले राउट पे। तो फिर इसके बाद ये जो है ये ऑलरेडी था, बस अपने ऐसे वाले फॉर्मेट में था ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे वाले फॉर्मेट में था, बस इसके अंदर ही मैंने कुछ लिखा, ये मेंशन किया। तो ये क्या करता है अभी ध्यान दो। ये जो क्लर्क है, ये अपने को एक ऑथ नाम का फंक्शन देता है। इस ऑथ नाम के फंक्शन के अंदर ना, अगर लेट से आपका लॉगिन है ऑलरेडी, मतलब आपका अगर लॉगिन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे यूजर आईडी के अंदर उसका क्लर्क का आईडी रहेगा। अगर ये क्लर्क का आईडी है, तो आप इस पेज पे जा सकते हो। यहाँ पे क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर दिया है, तो अगर आपके पास क्लर्क का आईडी नहीं है, अगर आप फिर भी उस पेज पे विजिट करना चाहते हो, तो आपको रीडायरेक्ट टू साइन इन कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप लॉगिन नहीं हो, तो आपके पास यूजर आईडी भी नहीं रहेगी क्लर्क की, तो आपको डायरेक्टली वो रीडायरेक्ट करेगा साइन इन पेज पे। तो लेट्स सी, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं वापस से रन करता हूँ, तो देखो, क्योंकि देखो वापस से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं, हाँ, यहाँ पे मैं /3000 पे हूँ, तो ये वाला पेज दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे स्लैश अकाउंट्स लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे लॉग इन किया जाएगा साइन इन पे पेज पे। तो लेट से मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ एक बार, और जो भी अकाउंट था वो सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो आपको स्लैश अकाउंट्स यहाँ पे मेरा विजिट हो गया, दिख रहा है आपको। तो जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा, आप ये राउट पे रिस्ट्रिक्शन आपका हट जाएगा, और आप इस राउट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सक्सेसफुली क्लर्क इंटीग्रेट कर लिया। तो क्लर्क का बस यही है कि जैसे डॉक्स में दिया है वही फॉलो करेगा, तो आपका क्लर्क इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कमांड दिया, फिर मिडलवेयर फाइल बनाया, और फिर लेआउट्स के अंदर ये चेंजेस किया। तो इससे मेरा बेसिक क्लर्क सेटअप हो गया, तो लॉगिन साइन आउट में कर सकता था। लेकिन अगर मुझे रिस्ट्रिक्शन करना है,
रिस्ट्रिक्शंस लगाने किसी पेज पे, तो मैं सिर्फ इतना पार्ट एडिशनल दूंगा, और इतना पार्ट एडिशनल देके रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो दिस इज अबाउट क्लब। अभी ठीक है, अभी रिसेंट को इंटीग्रेट करने का ट्राई करते हैं इसके अंदर। तो रिसेंट की तरफ देखते रुको। ये मेरा प्रोजेक्ट था, और ये रिसेंट के डॉक्यूमेंटेशन, कभी भी आपको अगर रिसेंट या फिर कोई भी सर्विस ऐड करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आने का, यहाँ पे नेक्स्ट जेएस क्विक स्टार्टर पे दिख रहा है नेक्स्ट जेएस का ऑप्शन, उस पर मैंने प्रेस किया। ये रिसेंट का एचडीके है, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से। और फिर जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अगर सर्वर चालू हुआ तो आपको सर्वर बंद करना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे जो भी आपका रिसेंट का एचडीके है, वो जो भी कमांड मिला था। फिर यहाँ पे जैसे पेस्ट करोगे, तो रिसेंट का एचडीके डाउनलोड हो गया, दिख रहा है आपको, रिसेंट का एचडीके ऐड हो गया। अभी क्योंकि ये रिसेंट एक सर्विस है, तो इसका एक लिब्स वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर, रूट इन सेंस, यहाँ पे मैं नीचे टैप करो तो देखो ये ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, और एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट करूंगा, लिब्स नाम का, लिब्स या फिर लिब भी दे सकते हो। फिर इसके अंदर आपको रीसेंट या फिर कोई भी सर्विस ऐड करो, उसका नाम रीसेंट डॉट जेएस। अगेन आप इस नाम को चेंज कर सकते हो, लेकिन जो भी सर्विस है उसका नाम देना ज़्यादा बेटर प्रायोरिटी है, ठीक है। फिर इसके बाद वापस से मैं डॉक्स पे आऊंगा, आपका ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप, ये टेम्पलेट क्रिएशन का है। इसको बाद में करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं, सेंड ईमेल यूजिंग रिएक्ट। अभी अपन नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस ऑलमोस्ट सेम रहता है उसके लिए, ठीक है। तो फिर ये जो चीज़ है, अपने को, क्योंकि इन लोग कंसिडर कर रहे हैं कि अपन एक ही पेज के अंदर, नेक्स्ट एक ही पेज के अंदर रीसेंट यूज करेंगे, लेकिन अपने को मल्टीपल जगहों पे, अलग अलग जगहों पे अगर रीसेंट यूज करना है, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर अपने को सिर्फ इतना पार्ट कॉपी करना है, दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद था, तो मैंने इतना पार्ट कॉपी करके लिप्स के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि रिसेंट का जो एच डी के रिसेंट का, वो एक वर्ड के साथ मैंने बाइंड कर दिया, इतना समझा। सो मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखता हूँ, एक्सपोर्ट, क्योंकि इसको अपन मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे इन लोग क्या कर रहे थे कि एक ही जगह पे यूज कर रहे थे, ये उसका कोड है एक जगह पे यूज करने का, मतलब एक ही बार में इस चीज को यूज कर सकता हूँ, और वो भी एक ही फोल्डर में। तो हमें जैसे नहीं करना है, तो मैं सिर्फ इतने पार्ट को एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब मैं सिर्फ रिसेंट डॉट ईमेल्स करके मैं मल्टीपल जगह से ईमेल सेंड कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब इतना हो गया, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही था। फिर इस पूरे फाइल को मैं कॉपी करूंगा, बाद में फिर ये निकाल दूंगा मैं। उसके पहले यहाँ पे देखो, ये रिसेंट एपीआई की, तो मुझे रिसेंट का एपीआई की भी डालना पड़ेगा। तो अच्छा, अपने ईएनवी के अंदर अपने क्लर्क डाला था, उसके बाद मैं यहाँ पे रिसेंट एपीआई की पे डाल डाल के यहाँ पे इज इक्वल्स टू, जो भी आपको यहाँ पे एपीआई की मिला होगा, आप बाय डिफॉल्ट आप ये पेज या फिर दूसरा पेज पे रहोगे, तो यहाँ पे एपीआई की, और अगर आपके पास एपीआई की नहीं है तो क्रिएट करो, और अगर आपके पास एपीआई की ऑलरेडी मौजूद है, फिर उसको कॉपी कर लो। देखो मैं यहाँ से एपीआई की कॉपी करता हूँ, ठीक है। फिर ये कॉपी किया, और यहाँ पे आपको ये निकल ये पेस्ट करना है, सेव, ठीक है। मैंने ये भी पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या स्टेप था, हाँ, इसके बाद अपने को जहाँ पे भी यूज करे वो, ये देखो ये मेन फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शन को मैं यूज करूंगा। अभी दूसरी चीज, मैं इसको डायरेक्टली कॉपी नहीं करूंगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जेएस, मतलब ये TSX पे है, मतलब टीएस दिख रहा है यहाँ पे, टीएस मतलब टाइप स्क्रिप्ट। इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे आपको ये सब लिखना, मेंशन करना पड़ता है, ये। तो ये थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट है, ये थोड़ा सा अलग है जावास्क्रिप्ट से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना फाइल जो भी था, मतलब मेरा फाइल, इसको मैं लूंगा यूज में। ये भी ऑलमोस्ट सेम है उसके से ही। देखो यहाँ पे कहा गया, हाँ, यहाँ पे ये वाला चीज ऑलमोस्ट सेम है, देखो ये वाला चीज दिख रहा है आपको। यही मैंने, मतलब बेसिकली यही फंक्शन मेन है, तो यही फंक्शन यहाँ पे मैंने पेस्ट कॉपी किया था, ठीक है, अपने फोल्डर के अंदर। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी, और इसको, क्योंकि एक्शन एक्शन फाइल है, तो मैं एक्शन डॉट जेएस के अंदर इसको मेंशन कर दूंगा, एक्शन डॉट जेएस। ऐप के अंदर अभी कोई भी फोल्डर नहीं है जो आपको ईमेल सेंड करता हो, तो लेट्स सी एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, या फिर अकाउंट्स वाले के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले एक मुझे बटन क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर ये इसके बाद में एक बटन क्रिएट करता हूँ। अगेन यहाँ पे एरर आएगा, क्यों? क्योंकि ये टू पेरेंट कंपोनेंट है, तो मुझे इसको एक पेरेंट के अंदर रैप अप करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं डिव, फिर इस डिव के अंदर यहाँ पे ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, 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 और इसमें मैं लिखता हूँ सेंड ईमेल ऑफ अकाउंट क्रिएशन, ठीक है, अकाउंट क्रिएशन। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, और फिर इसके अंदर एक सबमिट बटन रहेगा, सबमिट, जो कि कॉल करेगा अपने एक्शन डॉट जेएस को। जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, तो एक ईमेल सेंड होगा। ये कैसे होगा, अभी ध्यान दो। यहाँ पे फंक्शन सबमिट, और फिर इसके अंदर एक अवेट लिखेंगे, अवेट, अवेट, क्योंकि ईमेल सेंडर में ऑब्वियसली टाइम लग सकता है, अवेट। और ये इसको अगर मैंने यहाँ पे अवेट लिखा, तो यहाँ पे असिंक भी लिखना पड़ेगा, असिंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ईमेल सेंड करेंगे उसका फंक्शन, जैसे मैं लिखता हूँ सेंड, सेंड ईमेल ऑफ अकाउंट ACC, ठीक है, इसका मैंने फंक्शन बना। अब क्योंकि ये मैंने फंक्शन बनाया है, तो इसको अपने को यूज भी तो करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को एक्चुअली में ये फंक्शन कॉल किया, लेकिन अब तक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स के अंदर और एक फाइल बनाऊंगा, एक्शंस डॉट जेएस नाम का, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले एक्सपोर्ट, क्योंकि उस फंक्शन को वहाँ पे यूज करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो भी फंक्शन नेम था ये वाला, फिर उसके बाद मैंने किया ये, ठीक है। तो इतना आपको पता था पहले से, ठीक है, नाइस।
ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इतना इतना हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो अपन ने कॉपी किया था ये वाली चीज, इसको मैं कॉपी करूंगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐसे ही लिखी हुई है, तो सिर्फ मैं इतना कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। वाह, ये रहा इसमें, यहाँ पे पेस्ट किया। अभी क्योंकि ये जो रिसेंट है, रिसेंट इसको अपन मतलब ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, अपने लिप्स से। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट रिसेंट, देखो यहाँ पे सजेशन आ गया ना मेरे को, और मैंने इतने कर दिया। अभी यहाँ पे देखो अवेट का एक एरर आ रहा है, इसका मतलब मुझे इस फंक्शन को भी असिंक बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस असिंक लिखता हूँ, तो नाइस, भी इतना हो गया। अभी क्योंकि यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो मुझे एक ईमेल टेम्पलेट भी बनाना पड़ेगा जो कि मेन ईमेल का बॉडी रहेगा। तो यहाँ पे इम्पोर्ट ईमेल टेम्पलेट करके कुछ लिखता हूँ, और लेट्स से फ्रॉम, मुझे इसी फाइल के अंदर मैं ईमेल टेम्पलेट बनाया था, तो फ्रॉम लेट्स से ईमेल, इतना मैं लिख देता हूँ ईमेल्स। ठीक है, फिर एक फाइल भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ ईमेल्स। ये मैं एक अलग फाइल बना रहा हूँ क्योंकि जस्ट फॉर ईज ऑफ यूज। तो यहाँ पे email डॉट जी एस, और इसके अंदर जो भी इसका कंटेंट है, लेट्स से मैं अभी जीपीटी पे जाके कंटेंट एक नया सा टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, राइट, मतलब अकाउंट्स का। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा क्रिएट रीसेंड email email template for the account creation with the dummy डेटा। ठीक है, इतना मैंने कुछ लिखा। तो बेसिकली टेम्पलेट क्रिएशन अपना काम नहीं है, टेम्पलेट्स ऑलरेडी अपने को मिल जाते हैं। तो देखो ये कुछ तो एक टेम्पलेट क्रिएट करके देगा, और सिंपली अपने को इस टेम्पलेट को यूज करना है। एक सेकंड, ये पूरा जनरेट हो जाए एक बार। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि देखो ये अभी भी, एक सेकंड, हाँ ये कॉन्स्ट वगैरह हटा देना। उसको यहाँ पे और एक चीज मेंशन करना कि मेरे को जेएस में चाहिए, वो टीएस में कन्वर्ट करके देगा बाय डिफॉल्ट। हाँ, इसके बाद ना देखो आपको यहाँ पे एरर आएगा फिर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने नाम क्या लिखा, ईमेल टेम्पलेट, और आपको यही नाम यहाँ पे भी मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके ईमेल टेम्पलेट करूंगा, इसको करूंगा सेव, इसको भी करूंगा सेव, और इसको भी करूंगा सेव। तो लेट्स सी क्या ये चलता है। तो जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन ट्रिगर होगा, सबमिट, जो कि सेंड ईमेल वाले, सेंड ईमेल ऑफ अकाउंट्स, इसको ट्रिगर करेगा, जो कि यहाँ पे है। तो ये ढंग से इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि प्रेस करने पे चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है। नाइस, तो मैं इंपोर्ट सेंड ईमेल, देखो ये मैं करूँगा, और लेट्स सी कि अब ये वर्क करता है कि नहीं। तो सबमिट पे प्रेस करूंगा तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर हुआ। फिर जैसे ही इस फंक्शन के अंदर सेंड ईमेल वाला फंक्शन ट्रिगर होगा, तो इसके अंदर ये जो भी चीज़ है, ये मैंने पढ़ाया था रीसेंड, जो कि अपने लिप्स से आया, ईमेल जो कि अपना मतलब ईमेल का सर्विस यूज करे, और सेंड। और इसके बाद ये आपको जो भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो कि दिस दिस इज नाइस, जो भी। और यहाँ पे आपका आपका जीमेल रिप्लेस करना है यहाँ पे, कि ये इसको बोलते हैं सेंडर्स ईमेल, इसको बोलते हैं रिसीवर्स या फिर रिसिप्टेंट ईमेल। तो यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर्ड, आपने रजिस्टर किया था रिसेंट के पास, तो वही वाला आपको यहाँ पे अकाउंट लेना है। फिर इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड, और यहाँ पे भी थोड़ा फॉर्मली देते हैं कि वेलकम, वेलकम। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने मतलब जो भी चैट जीपीटी है वो क्या करेगा कि एक पैकेज यूज करेगा। ये कहा गया, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं। ये पैकेज ये दिख रहा है आपको, रिएक्ट ईमेल कंपोनेंट। तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो npm इंस्टॉल या फिर npm i लिख के ये पेस्ट कर सकते हो। तो ये पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो भी टेम्पलेट है वो आपका वर्किंग हो जाएगा, और टेम्पलेट एकदम अच्छे से दिख जाएगा। तो आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली दो पैकेजेस है, npm इंस्टॉल रिसेंट और एक npm इंस्टॉल रिएक्ट ईमेल कंपोनेंट। फिर इसका इसको रन करना है npm रन dev, और लेट्स सी कि कैसा दिखता है अपना वेबसाइट। ईमेल वाला वर्किंग है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो ये स्लैश अकाउंट्स पे था अपना, स्लैश अकाउंट्स। देखो ये बहुत ही अच्छा एरर है कि फंक्शन के अंदर मतलब ऑन क्लिक के अंदर मैंने एक फंक्शन सबमिट यूज किया। उसका मतलब ये है कि जो भी अपना पेज डॉट जेएसएक्स है, पेज डॉट जेएसएक्स, इसके टॉप पे मुझे यूज क्लाइंट डिफाइन करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। ठीक है, जिसमें यहाँ पे यूज क्लाइंट डिफाइन करूंगा, उसको सेव करूंगा, और एक्शन डॉट जेएस के ऊपर टॉप पे मुझे सर्वर, यूज सर्वर करके डिफाइन करना पड़ेगा, यूज सर्वर। तो मैंने सर्वर और क्लाइंट को सेपरेट कर दिया। अभी नेक्स्ट जेस चालू हो गया, दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, तो लेट्स से मैं पेज डॉट जेएसएक्स के अंदर आके यहाँ पे एक बी आर टाइप यूज करता हूँ, बी आर, एंटर, और इसमें सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, सेव। तो देखो यहाँ आपको सेंड ईमेल ऑफ अकाउंट क्रिएट दिख रहा है, सेंड ईमेल ऑफ अकाउंट क्रिएट। तब मैं प्रेस करूंगा तो लेट्स सी कि ये क्रिएट हुआ या नहीं।
तो मैं जीमेल पे जाऊंगा, जीमेल, जीमेल, इसके अंदर देखो वेलकम, ये दिख रहा है आपको, वेलकम क्रिएटेड या फिर अकाउंट क्रिएटेड, ये अपना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट था, ये अकाउंट क्रिएटेड वाला। और ये वेलकम यहाँ पे दिखता है। और ये जो भी अपना है, ये अपना ईमेल का टेम्पलेट था, जो कि अभी ईमेल बॉडी में दिख रहा है। देखो कितना अच्छा टेम्पलेट जीपीटी ने जनरेट करके दिया है। यहाँ पे वेरीफाई बटन, एक सेकेंड, यहाँ पे वेरीफाई वगैरह के बटन भी है, ये बहुत सारी चीजें है। ये सारा अपन ने क्रिएट किया, ये पूरा टेम्पलेट किसने क्रिएट किया? जीपीटी ने। तो ये जो छोटी मोटी टेम्पलेट से जीपीटी क्रिएट कर लेता है, तो इसमें आपका ह्यूमन ब्रेन ना लगाए तो ये अच्छा है। तो ठीक है, अभी आपने बेसिकली ईमेल वाला रीसेंड वाला सर्विस कैसे यूज करते हो आपको समझा होगा। तो बेसिकली मैं वापस एक बार स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। नाइस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, मेरा कर्सर पेन, हाँ। तो सबसे पहले आपको npm इंस्टॉल रीसेंड करना है। तो रीसेंड रीसेंड का एसडीके इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपको npm इंस्टॉल वो पैकेज जो जीपीटी हर बार देता है, कौन सा वाला, @react components करके कुछ तो था, रिएक्ट ईमेल कंपोनेंट्स। तो वो जो भी कमांड था आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी है। मैं इसके मतलब हर एक लिप्स के अंदर उसके कमांड्स भी डालता रहूंगा, यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा मैं, जो भी है। जब भी मैं इसको पुश करूंगा उसके अंदर सारा कुछ कंटेंट ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, वहां से आप लोग देख लेना, मैं पुश कर दूंगा कोड। यहाँ पे मैं सारे, मतलब इसके नीचे, इस फाइल के नीचे मैं सारे के सारे आपने जो भी कमांड्स यूज किया था वो लिप्स के अंदर मैं सब कुछ पोस्ट कर दूंगा। अभी रिसेंट का कमांड जो जो यूज किया था इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दो, अभी मैंने ना यहाँ पे डॉक्स पूरा अपडेट करके रख दिया है। डॉक्स मतलब मैंने जो यहाँ पे सर्विसेज वाला जो मेरा फाइल था गिटहब पे पुश किया हुआ, उसको मैंने रीडमी पूरा बना के रख दिया है। तो फिर ये रीडमी क्या है बेसिकली, देखो अगर आपको, मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप है हर चीज़ का। जैसे कॉमन स्टेप्स, पहले इंस्टॉल करते हैं अपन पैकेज को या फिर कोई सर्विस को। और फिर उसके बाद उस सर्विस को अपन लिब्स में डालते हैं। तो ये लिब्स का कोड है, ये प्रिज्मा के लिए, ये सिर्फ प्रिज्मा कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये उसका इंस्टॉलेशन, और ये लिब्स के अंदर ये डालते हैं, और उसको कैसे यूज़ करते हैं बस। और यूज़ किस में करते हैं अपन? एक्शन डॉट जेएस के अंदर, राइट। सेकंड, यहाँ पे रीसेंट रीसेंट अपन ने अभी देखा था। तो एनपीएम मतलब ये वाला कमांड डालेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। फिर सिर्फ इतना पार्ट अपन ये पैकेज डॉट जेसन में डालेंगे अगर स्क्रैच से बना रहे तो लिब्स के लिए अपन ये वाला डालेंगे। फिर उसके बाद मतलब ये अपने लिब्स में रहेगा क्योंकि ये सर्विस है, तो अपन इसको बाइंड करेंगे इस रीसेंट नाम की कीवर्ड से, और उसको यूज करेंगे अपने ऐसे। तो अपन ने डिस्कस किया था ना, ये सेंडर्स, ये टू वाला रिसिप्टेंट जो भी आपका रजिस्टर्ड रहेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, और यहाँ पे उसका ईमेल बॉडी या फिर टेम्पलेट। और अभी देखते हैं अपन जेमिनी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जेमिनी को ऑब्वियसली आप लोग वापस से उसके डॉक से भी कर सकते हो, या फिर ये मेरे डॉक से भी कर सकते हो, या फिर मेरे रीडमी फाइल से। तो सिंपली ये वाला कमांड मैंने किया कॉपी। ये बेसिकली सारी सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया, देखो यहाँ पे जेमिनी है। जेमिनी को ऐसे इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको लिब्स में ऐसे सेटअप करते हैं और उसको ऐसे यूज करते हैं बस। और सिमिलरली आर्कजेट को ऐसे इंस्टॉलेशन है, फिर उसको सेटअप करते हैं, यहाँ पे लिप्स के अंदर ऐसे सेटअप करते हैं और उसको ऐसे यूज करते हैं। तो मैंने एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए डॉक्स बनाया, तो आप ये भी रेफर कर सकते हो, या फिर ऑफिशियल डॉक्स भी रेफर कर सकते हो। तो ठीक है, देखते हैं अभी अपन इंटीग्रेट करें जेमिनी को। तो जेमिनी के अंदर इंस्टॉलेशन, तो ये वाला एसडीके है। तो इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे आके मैंने इसको किया पेस्ट और एंटर। और ये अभी इंस्टॉलेशन चालू हो गया, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना, अपने को लिब्स में डालना पड़ता है जेमिनी का सर्विस, तो कीवर्ड के साइड में बाइंड करने वाला। तो यहाँ से वापस मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे आके लिब्स के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, लिब्स पे प्रेस करके फिर यहाँ पे फाइल क्रिएट, और लेट से मैं लिखता हूँ जेमिनी डॉट जीएस, एंड यहाँ पे वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, नाइस। तो फिर ये होने के बाद यहाँ पे वापस से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जेमिनी एपीआई की। तो अपने को जेमिनी एपीआई की भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो लेट्स से मेरा जेमिनी एपीआई की इस पे है, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा था ऑलरेडी। तो आप लोगों ने भी जहाँ से भी कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो, ठीक है, सेव। ठीक है, ये इनविज सेट हो गया, नाइस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना, इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे यूज़ करते हैं, राइट। तो फिर ये बेसिकली मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बताई थी, कि इसमें दो मेन फंक्शंस रहते हैं, एक गेट जनरेटिव मॉडल और एक जनरेट कंटेंट। तो गेट जनरेटिव मॉडल के अंदर अपन सिर्फ मॉडल सिलेक्शन का काम करते हैं, और जो मेन फंक्शन है अपना जनरेट कंटेंट वाला फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जनरेट कंटेंट के अंदर जो भी अपन क्वेश्चन, जो भी अपन प्रॉम्प्ट देंगे, उसका रिस्पॉन्स या फिर आंसर देगा, और वो रिस्पॉन्स जो है वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। वो जो आंसर, जो भी गूगल या फिर जो भी जेमिनी अपने को आंसर देगा, कौन सा जेमिनी, देखो यहाँ पे अपने मॉडल स्पेसिफाई किया है। तो ये एक एलएलएम मॉडल है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसके बेसिस पे अपने को एक रिस्पॉन्स या फिर एक आंसर जनरेट करके मिलेगा, और इसके बेसिस पे मतलब ये अपने को एक रिस्पॉन्स या फिर आंसर जनरेट करके देगा इतना पार्ट। और फिर उस आंसर को मैं स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल में, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। फिर यहाँ पे जब मैं लॉक करूंगा तो उसमें रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहेगी, जैसे टोकन्स एंड ऑल। तो वो सबको मैं अगर फिल्टर आउट करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे टेक्स्ट रिटर्न कर दूंगा जो भी अपना फ्रंट एंड रहेगा। तो ठीक है, इसको एक्शन में देखते हैं कैसे चलता है। मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ पे आते हैं, और लेट्स से अकाउंट वाले के अंदर ही अपन ऐड करते थे अभी के लिए। तो एक्शन डॉट जेएस, अरे एक सेकेंड, एक्शन डॉट जेएस, ठीक है। फिर इस एक्शन डॉट जेएस के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे नीचे और एक फंक्शन बनाता हूँ, और ठीक है, ये फंक्शन मैंने बना दिया। और लेट्स से इसको करता हूँ सेव। और जो इसका फ्रंट एंड है यहाँ पे मैं और एक बटन क्रिएट करता हूँ, या फिर पहले एक इनपुट क्रिएट करता हूँ, इनपुट।
यहाँ पे क्योंकि मैं एक ही इनपुट ले रहा हूँ अगेन, तो फिर मैं लाइक यहाँ पे ऑन चेंज यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स रहते तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता, रिएक्ट होक फॉर्म, बहुत अच्छे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे टाइप लिखा टेक्स्ट, फिर उसके अंदर मैंने लिखा ऑन चेंज, और यहाँ पे एक फंक्शन या फिर मैं एरो फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकता हूँ यहीं पे। एरो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया मैंने। ठीक है, नाइस। फिर इसके बाद इस एक सेकेंड यहाँ पे ये, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ई लूंगा, फिर यहाँ पे सेट को क्वेश्चन ले लेते, सेट क्वेश्चन, नहीं तो सेट क्यू, बस हो गया सेट क्वेश्चन। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, नाइस। फिर इतना होने के बाद यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बनाया है तो मतलब यू स्टेट यूज करना पड़ेगा, कॉन्स्ट क्यू मतलब क्वेश्चन क्यू, कॉमा सेट क्यू। आप बड़ा नाम भी लिख सकते हो, मैं अभी के लिए बहुत छोटा नाम लिख रहा हूँ ताकि फटाफट हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नल, या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ इम्पोर्ट, यूज, नहीं तो एक सेकेंड, यू स्टेट जो है वो रिएक्ट के अंदर का पार्ट है, तो फिर मैं सिंपली यहाँ पे कॉमा करके ये करके यूज स्टेट करके लूंगा तो भी हो जाएगा, ठीक है, नाइस। अभी इतना होने के बाद तो बेसिकली मैंने क्यू नाम की वेरिएबल के अंदर जो भी अपना क्वेश्चन था उसको स्टोर करा लिया, राइट। तो अभी वो भेजना भी तो है, तो फिर मैं और एक बटन बनाऊंगा यहाँ पे, बटन लेट्स से मैं बटन पे लिखता हूँ कि आई, नहीं तो रेस्पॉन्स या फिर आंसर, आंसर। और इस बटन पे मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक्स हैंडल, नहीं तो ऑन क्लिक जमीनी करके लिख देते हैं, जमीनी फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम जमीनी है, तो मैं लिखता हूँ फंक्शन जमीनी। और ये फंक्शन क्या करेगा, जो अपने एक्शन डॉट जेएस में फाइल पड़ा था, ये जनरेट आंसर, उसको कॉल करेगा। तो मैं यहाँ से जनरेट आंसर को लिया, और जो भी क्यू मतलब अपना जो भी क्वेश्चन है उसको पास कर दिया एज अ आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट है तो इसको यहाँ पे अवेट देना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे भी असिंक करके देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ये रेस्पॉन्स मुझे रिटर्न हो रहा है, या फिर जो आंसर है मुझे रिटर्न हो रहा है और मुझे फ्रंट एंड में भी दिखाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे वही करूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा कॉन्स्ट आंसर इज इक्वल्स टू, अभी जो भी आंसर जो भी मेरे को यहाँ से रिटर्न हो गया आंसर, वो मेरे आंसर ANS मतलब आंसर का शॉर्ट फॉर्म आंसर नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो आंसर नाम का और एक मुझे यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा कॉन्स्ट, लेट्स से मैं लिखता हूँ आंसर कॉमा सेट आंसर, ठीक है, कॉमा सेट आंसर, नाइस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज स्टेट, और इसके साथ मैं लिखूंगा यहाँ पे ये, ठीक है ना, अभी के लिए। और इतना होने के बाद मैं इस सेट आंसर को लूंगा और यहाँ पे डाल के इसके अंदर जो भी आंसर था वो स्टोर करा दूंगा, ठीक है ना, इस बहुत अच्छे। इतना हो गया। अभी क्योंकि आंसर के अंदर मेरा आंसर स्टोर हो गया, तो यहाँ पे मैं आंसर को डिस्प्ले करूंगा, जब भी आंसर मेरा आ जाएगा, तो जब भी आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ से करके डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। तो एक काम करता है, यहाँ पे भी एक बी आर टैग दे देता हूँ, बी आर टैग, और इसके नीचे भी एक बी आर टैग, बी आर, क्योंकि फिर ये चिपक जाएगा एकदम ही। फिर इनपुट, और इसके नीचे भी बी आर टैग, बी आर, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। मैंने एन में भी डाला था, सब कुछ डाल दिया, तो लेट्स सी। और इस पे मैं जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि क्या जेमिनी इंटीग्रेट हुआ है। ठीक है, देखो ये मेरा इनपुट फील्ड दिख रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टू क्रिएट आई वांट टू क्रिएट अकाउंट इन स्विस, कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा आंसर पे, यहाँ पे तो कुछ तो एरर आया। लेट्स सी, जनरेट आंसर इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम इसमें यह आया कि अपने जनरेट आंसर यूज तो किया, लेकिन इसको इसको यहाँ से अपने बुलाया नहीं, तो मतलब यहाँ से मतलब यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, राइट। तो फिर लेट्स से मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, और इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे, और कॉमा करके ये इसके अंदर जनरेट आंसर। अब लेट्स सी क्या वर्क करेगा। आई वांट टू क्रिएट अकाउंट इन इंडिया, और आंसर लेट्स सी, एंड देखो ये वर्क कर गया, नाइस। तो फिर ऐसे इंटीग्रेट करते हैं अपन अपने जेमिनी को। तो जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे मेहनत नहीं किया, देखा, मतलब बेसिकली मैंने यहाँ सिर्फ सिर्फ ये npm किया, और ये मैंने लिब्स में सेटअप किया। हमने सिर्फ वाले यही वाले कोड को मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, और ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। तो यही है बेसिकली। एक सेकंड, एक्शन डॉट जेएस, इसको बस यहाँ पे नीचे इंपोर्ट मत रखना, इसको एकदम टॉप पे इंपोर्ट रख देना यहाँ पे, उसको सेव कर देना। तो ठीक है ना, इसे वर्क कर रहा है। तो जेमिनी भी इंटीग्रेट हो गया। तो बेसिकली आपने अभी कितना, एक अपना ये रीसेंड, एक क्लर्क, और एक जेमिनी, अपने 3 इंटीग्रेशन हो गए। ठीक है, अभी देखते हैं अपन की प्रिज्मा को कैसे इंटीग्रेट करें, राइट। तो शायद तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे कि प्रिज्मा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला कमांड रहता है npx prisma init। तो ये बेसिकली अपने प्रिज्मा को इनिशियलाइज करेगा अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ npx prisma init। तो देखो वही कि सेम स्टेप्स यही सब फॉलो करना है। ये कब डालना है, ये जब अपना प्रिज्मा के अंदर जब अपन स्कीमा डॉट जेएस बनाएंगे तब डालना है, राइट। तो फिर देखते हैं, ये यस करना है और एंटर, नाइस। तो फिर ये प्रिज्मा डाउनलोड हो रहा है, लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स।
तब तक अपन एक काम करते हैं, ईएनवी वगैरह सेटअप करा लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है अभी राइट कि प्रिज्मा है, तो अपने को ईएनवी सेटअप करना पड़ता है। तो ईएनवी लेट्स से मैं सुपर बेस का सेटअप, तो देखो मैंने अभी इसको कर दिया पेस्ट। अभी यहाँ पे बहुत लोग का एरर ये हो रहा था कि सर हम लोग का तो सुपरबेस कनेक्ट ही नहीं हो रहा, सर हम लोग का जो सुपरबेस का यूआरएल है वो तो सही है, लेकिन फिर भी वो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन निकलता है? जब आप सब सही कर रहे हो और फिर भी आपको सुपरबेस कनेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर आपका एक ही सोल्यूशन निकलता है कि आप डेटाबेस चेंज करने के बारे में सोच सकते हो। मतलब यहाँ पे आप जाओगे नियॉन्टेक के अंदर, नियॉन्टेक सर्च करो नियॉन्टेक। जब आपका सुपरबेस कनेक्ट ना हो, तो अगर आपका सुपरबेस कनेक्ट हो रहा है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो नियॉन्टेक के अंदर गए, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और फिर आपको लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट करने बोलेगा, तो फटाफट वो कर देना। और प्रोजेक्ट वगैरह भी सेटअप करने बोलेगा, तो प्रोजेक्ट वगैरह भी सेटअप कर देना। मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ। तो लेट्स से ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट करके बना देना। जिन जिन लोगों का ऑलरेडी बन चुका है आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो भी आपको देना है, AWS सेलेक्ट करके सिंगापुर सेलेक्ट कर लेना। तो मतलब बेटर है, बस नहीं किया तो भी चलेगा। ये बस ये होने के बाद आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा राइट, ऐसा। तो इसके बाद आपको या फिर प्रोजेक्ट का नाम दिखे यहाँ पे कुछ, तो लेट्स से यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के नाम पे प्रेस करोगे और यहाँ पे कनेक्ट के बटन पे प्रेस करोगे। देखो आपको ये दिखेगा। फिर कनेक्ट के बटन पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी स्निफिट करना है। तो ये दिख रहा है आपको कॉपी कॉपी स्निफिट। तो अगर आपको डायरेक्टली ये पेज दिख रहा है तो कनेक्ट वाला बटन रहेगा, कनेक्ट वाले बटन पे यहाँ पे कॉपी स्निफिट। अब जब भी आपने इसको कॉपी कर दिया है, यहाँ पे आपको आपके ये दोनों के दोनों यूआरएल्स को चेंज करना है। देखो इसको मैंने इस यूआरएल को चेंज कर दिया और इस यूआरएल को भी चेंज कर दिया। और इसमें कुछ अपने को पासवर्ड वगैरह बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन प्रिज्मा यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, अगर अपन सुपरबेस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह बदलने की ज़रूरत होती है राइट, कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूर पासवर्ड के अंदर आपको चेंज करना पड़ता था। तो ठीक है, अगर आप लोग को प्रिज्मा नहीं, मतलब सुपरबेस से नहीं जम रहा, तो तभी ही आप नियॉन टेक पे करो। अगर आपको सुपरबेस जम रहा है तो उस पर ही करो, और वो भी बेटर है, ये भी बेटर है। तो अभी के लिए, आज के लिए, मतलब इस लेक्चर के लिए अपन नियॉन टेक पे ऊपर करेंगे राइट। तो लेट्स सी, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया सेव। और इसके बाद अपने को यहाँ पे अपन ने इंस्टॉल किया था राइट। तो ये देखो प्रिज्मा नाम का एक फोल्डर बन गया और इस फोल्डर के अंदर स्कीमा डॉट प्रिज्मा है। तो इसके फर्स्ट स्टेप आउटपुट वाला निकाल लेना है। और सेकंड स्टेप, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट यूआरएल देना है, डायरेक्ट यूआरएल ENV। अगर आपको ये सजेशंस नहीं आते तो आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, ये चीज़ एग्जैक्टली टाइप करना। लेकिन फिर इतना हो गया। तो इसके बाद क्या रहता है अपना, इसके बाद अपना मेन स्टेप कौन सा, मॉडल। स्कीमा किस लिए होता है? स्कीमा एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैं मॉडल लिखता हूँ और मॉडल के बाद क्या लिखता हूँ अपन, डेटाबेस नेम। तो फिर मैं लिखता हूँ यूज़र, और यूज़र के अंदर लेट से मुझे लेना है आईडी। और आईडी होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि ये एक एसक्यूएल डेटाबेस है, तो ये मतलब डेटा टाइप उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐट आईडी, ऐट डिफ़ॉल्ट, CUID, या फिर आप UUID भी ले सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स रहते हैं, CUID सबसे बेस्ट रहता है उसके लिए। तो इसमें और भी और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं मैनुअली नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली, देखो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ये डाल दूंगा पेस्ट करके, कॉपी, ठीक है पेस्ट। तो इसमें क्या है, एक आईडी है, एक ईमेल मैंने लिया है, एक क्लर्क आईडी है, ये मैं बताता हूँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक नेम मैंने लिया है, और इमेज यूआरएल क्रिएटेड एट, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा जो भी जब भी अपने क्रिएट किया होगा। अपडेटेड एट, जब भी अपन अपडेट किया वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये इमेज यूआरएल, नेम और क्लर्क आईडी और ईमेल, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आपको बस ये ले लेना है, नहीं लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक ये हो गया और एक दूसरा था अपना मॉडल, तो ट्रांजेक्शन, सॉरी। तो मैं इसको लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, एक सेकंड, इतना इतना कॉपी कर देता हूँ। तो ये सब कोड मैंने ऑलरेडी गिटहब पे पुश करके रखा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन स्टेटस, ओके, इसको भी कॉपी करना है, सॉरी, किया कॉपी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, तो यहाँ पे अपने को एक ट्रांजेक्शन बनाना है। तो ट्रांजेक्शन मतलब वही आप जैसे क्रिएट ऑपरेशन कर रहे थे, अमेजोन वाला प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर आपने क्रिएट ऑपरेशन किया था, रीड ऑपरेशन किया था। तो यहाँ पे भी वही है कि मैं क्रिएट, मतलब एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करूंगा और उसको रीड करूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एक तो आईडी जो कि ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, टाइप जो कि अपने को देना पड़ेगा, अमाउंट जो कि अपने को देना पड़ेगा, कैटेगरी जो कि अपने को ही देना पड़ेगा, डेट ये भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, स्टेटस अभी के लिए नहीं किया तो भी चलेगा, यूजर आईडी भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा ये भी। और ये तो आपको पता ही है ऑटोमेटिक, और ये भी ऑटोमेटिक। और ये दोनों जो है ये अपन स्टैटिक दे देंगे, स्टैटिक मतलब डायरेक्टली एक ही फिक्स वैल्यू, तो वो भी चलेगा, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसमें अपने को क्या चाहिए कि एक टाइप, अमाउंट, कैटेगरी, ये तीन चीज़ें अपन प्रोवाइड करने वाले हैं अपने यूआई के अंदर, और उनके बेसिस पे ही अपना जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्रिएट होगा। तो ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। ये बेसिकली, और हाँ, ये आपको डाउट होगा ना कि सर ये क्या है ट्रांजैक्शन टाइप, तो इसको एक इनम बोलते हैं। मतलब कि जो मेरा टाइप है वो इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर इनके इन दोनों में से कोई दूसरा टाइप है तो फिर वहाँ पे एरर आ सकता है। और यहाँ पे और एक है ट्रांजैक्शन स्टेटस। तो ट्रांजैक्शन स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दिया है कंप्लीटेड, तो फिर यहाँ पे भी वही आ गया कंप्लीटेड। तो इन तीनों में से मैं कोई एक ही मतलब इन तीनों में से कोई एक ही मैं यहाँ पे स्टेट या फिर कोई एक ही मैं दे सकता हूँ। तो मैंने डिफ़ॉल्ट दिया है पे कंप्लीटेड, तो मुझे ये नहीं दिया तो भी चलेगा, मतलब यूआई के अंदर से पास नहीं किया तो भी चलेगा। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं जो मुझे यूआई के थ्रू पास करनी है, तो देखते हैं। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मतलब स्कीमा डॉट प्रिज्मा को, तो यहाँ पे मुझे कमांड लिखना पड़ता है npx prisma db push।
क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस हैं वो मेरे डेटाबेस में पुश हो जाएँगे। और अगर यहाँ पे आपको कुछ भी एरर आए, नहीं आए तो अच्छी बात है, अगर आया तो आपको येस करना है, वाई पे प्रेस करके एंटर करना है, या तो फिर आपको रीसेट वाला माँगेगा तो वहाँ पे रीसेट का भी कमांड डाल सकते हो। और एक कमांड है यहाँ पे, ये देखो ये वाला npx prisma db push force reset, तो ये भी डाल सकते हो ताकि आपका डेटाबेस सही से कॉन्फ़िगर हो जाए। और जैसे ही ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आपको जनरेटिंग प्रिज़्मा वाला चीज़ दिखेगा, रुको। देखो मेरे को यहाँ पे एरर आया कि योर डेटा विल बी लॉस्ट, तो मैंने ये वाला कोड लिया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। आपको कभी-कभी एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये एरर नहीं है बेसिकली, लेकिन ठीक है। मैंने जैसे ही ये फोर्स रीसेट किया, तो ये रीसेट हो जाएगा मेरे डेटाबेस, और जो भी डेटा था पहले वो सब उड़ जाएगा। और ये हो गया नाइस, सक्सेसफुली रीसेट। यहाँ पे जनरेटिंग प्रिज़्मा करके आएगा। ठीक है, जनरेटिंग, और बेसिकली ये जनरेट हो गया नाइस। तो अभी इसके अंदर अपने को यहाँ पे और एक चीज़, लिप्स भी तो बनाना पड़ता है प्रिज्मा के लिए, तो अभी वो देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब अपने ये वाला चीज़ कर दिया, इसके अंदर स्कीमा वाला भी चीज़ था वो भी कर लिया। अभी अपने को लिप्स के अंदर ये कॉन्फ़िगर करना है, मतलब लिप्स के अंदर प्रिज्मा नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसको मैं ओवरऑल थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको किया कॉपी, और मैं यहाँ पे आके इसमें करता हूँ प्रिज्मा डॉट जेएस, और मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इसको किया सेव। तो अब मैं प्रिज्मा को मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स से इसको मुझे यूज़ करना है ट्रांजैक्शन नाम के पेज पे, जहाँ पे एक क्रिएट वाला पेज रहेगा, जैसे आपने क्रिएट वाला पेज बनाया था। क्रिएट, ओके ये फाइल है, क्योंकि यहाँ पे एरो नहीं दिखा तो उसका मतलब ये फाइल है, तो मैं फाइल को डिलीट करूंगा पहले, डिलीट। ठीक है, ट्रांजैक्शन, इसके अंदर मुझे एक फोल्डर बनाना है, क्रिएट मतलब एक स्लैश एंड पॉइंट, तो मैंने क्रिएट बनाया और उसके अंदर मैंने बनाया पेज डॉट जे एस एक्स, और फिर ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एक पेज डॉट जे एस एक्स, नाइस। तो फिर अभी दो पेजेस बने बेसिकली, एक ट्रांजेक्शन और एक स्लैश ट्रांजेक्शन स्लैश क्रिएट। तो देखते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ आर एफ सी ई, मैं ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे बोलता हूँ दिस इज वेयर यू क्रिएट ट्रांजेक्शन, सो क्या सेव। यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ आर एफ सी ई, और मैं यहाँ पे इसको टैप करूँगा, और मैं बोलूँगा दिस इज वेयर यू सी द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पे लेट्स से अपन करते हैं npm run dev, लेट्स सी क्या वो दो पेजेस सही से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ स्लैश ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे मुझे लिख के आना चाहिए, मतलब ये बेसिकली वही है कि मैंने जैसे आपको असाइनमेंट दिया था, उसके अंदर आपने स्लैश क्रिएट बनाया था और एक बनाया था स्लैश एंड पॉइंट, जहाँ पे होम पेज के अंदर आप सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे स्लैश ट्रांजेक्शन के अंदर सारे ट्रांजेक्शन डिस्प्ले करूंगा, और स्लैश ट्रांजेक्शन स्लैश क्रिएट के ऊपर मैं अपना जो भी ट्रांजेक्शन था उसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ। दिस इज वेर यू क्रिएट अ ट्रांजेक्शन, नाइस। तो फिर अभी ट्रांजेक्शन क्रिएट का कोड ऑल पूरा ही सिमिलर है जैसे आपने पहले से किया था। तो लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट, ये वाला फाइल, ओके। तो देखो ये इस कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको डायरेक्टली तो नहीं समझेगा। तो यहाँ पे किया पेस्ट, देखो सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो ये इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो आप अपने रजिस्टर से यूज़ किया था, अपने रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ किया था, तो यहाँ पे मुझे रिएक्ट हुक फॉर्म को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो ये वाला मैं करूँगा कॉपी, इतना पार्ट कॉपी, यहाँ पे मैं लिखूँगा एन पी एम इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म, एंटर। अभी रिएक्ट हुक फॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल इनपुट फील्ड है, उसके लिए मैं रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करूँगा। ठीक है ना, इस इतना हो गया। अभी देखो देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिखा ये वाला, ठीक है, एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया, उस फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड है नंबर या फिर अमाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा वो टाइप करने के लिए, और एक इनपुट फील्ड है कि उसका टाइप क्या है, इनकम या फिर एक्सपेंस, सिलेक्ट जो है वो इसके लिए यूज़ करता है कि दोनों में से एक ऑप्शन देता है। फिर और एक है इनपुट कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी वो। तो इतना हो गया, फिर एक बटन है, बस सिंपल एज दैट। ये अपन ने किया था या आप लोगों ने भी किया होगा, एक इनपुट फील्ड बनाया जहाँ से आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो। और नाइस, इतना होने के बाद यहाँ पे जब भी मैं सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, या ऑन सबमिट ट्रिगर होगा। देखो मैंने बोला था कि स्टैटिक लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैंने कोई मतलब एक स्टैटिक आईडी और स्टैटिक अकाउंट आईडी दिया है, और फॉर्म डेटा जो भी मैंने वो पास कर दिया, और यूआईडी और अकाउंट आईडी पास कर दिया। कहाँ पास किया? क्रिएट ट्रांजेक्शन नाम के फंक्शन के अंदर। तो मेन बात यह है कि क्रिएट ट्रांजेक्शन अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो उसका भी कोड है, मैं अभी वीडियो छोटा करने के लिए ये कोड कॉपी कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, आप मतलब स्क्रैच से भी लिख सकते हो, ये ईजी है। आप लोगों ने किया था राइट क्राउड ऑपरेशंस, तो आपको पता होगा ये चीज़। मैं कहता हूँ पेस्ट, ओके एक सेकेंड, कॉपी नहीं होगा, पेस्ट, सेव, यहाँ पे एक्शंस सेव, नाइस। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, एक सेकंड में ये सब निकाल देता हूँ ताकि आपको समझे। नाइस, इतना हो गया। अब देखो क्रिएट ट्रांजेक्शंस के अंदर आता है डेटा, फिर जो भी डेटा मैंने पास किया था अपने यूआई के थ्रू, मतलब फॉर्म के अंदर, और क्योंकि एक्शन डॉट जेएस है यहाँ पे मेरा, प्रिज्मा में यूज़ करूँगा। तो एक सेकंड इसको भी निकाल देता हूँ क्योंकि ठीक है, नाइस। इतना इतना होने के बाद देखो यहाँ पे मैंने इस डेटा को तोड़ा, मतलब जो भी डेटा है वो सब अमाउंट टाइप ये सब के अंदर, और बाद में यहाँ पे
मैंने प्रिज्मा डॉट ट्रांजेक्शन्स डॉट क्रिएट किया, तो ये क्या करेगा, ये मेरे ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करेगा डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे अमाउंट उसको मैंने इंट दिया था, उसके लिए यहाँ पे फ्लोट रखा है। देखो यहाँ पे एक सेकंड में इसको करता हूँ सेव, और इसके मैं डॉट प्रिज्मा, देखो ट्रांजेक्शन्स अमाउंट मैंने दिया डेसिमल्स, तो क्योंकि वो डेसिमल्स में है तो मैं यहाँ पे पार्स फ्लोट करूंगा। और टाइप स्ट्रिंग में है या फिर टाइप इनम में है, राइट, एक सेकंड, हाँ टाइप इनम में है, इनम मतलब कि इन दोनों में से कोई एक, वैसा। तो फिर यहाँ पे आते हैं, और ये मैंने पास कर दिया जो भी टाइप था। फिर कैटेगरी ये स्ट्रिंग में था, डेट जो भी जितने बजे भी मैंने ये कर दिया है तो वो डेट, आईडी और अकाउंट आईडी ये तो स्टैटिक था। और बाकी की जो भी चीज़ें थी जैसे कि ये वाली, जैसे स्टेटस ये अपने डिफॉल्ट ज़्यादा कंप्लीटेड, और ये दोनों जो थी ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएंगी, और आईडी भी ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। तो बेसिकली अपन ने सिर्फ इतना डेटा दिया, और ये वाला स्टैटिकली डेटा दिया, तो फिर इतने में ही अपना डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाएगी ट्रांजेक्शन वाली, ठीक है। तो फिर अभी देखते हैं कैसा हो रहा है कैसा नहीं। इतना हो गया, ये मेरा इतना इतना पता हो गया ना, मतलब ये अपना बेसिकली वही है कि आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया, तो आप बस मैं एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसको करता हूँ मैं सेव, और ये रिटर्न रिटर्न जो भी है, मतलब मेरे से अगर हो गया सही हो गया तो मेरे सक्सेस रिटर्न करूंगा, अगर नहीं हुआ तो एरर रिटर्न करूंगा, ठीक है। ठीक है, नाइस, इतना हो गया। अब इसको करते हैं सेव, और ये आपका वही है कि प्रोडक्ट्स क्रिएट किया तो वो मेरा क्रिएट पेज में है। और एक अभी मुझे प्रोडक्ट्स को या फिर ट्रांजेक्शन्स को देखना भी है, राइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं वो वाला कोड लिखता हूँ कि ट्रांजेक्शन देखने वाला, जैसे आप लोगों ने लिखा है सिमिलर वैसे ही रहेगा, बस मैं यहाँ पे सैड सीन यूज़ करने वाला। सैड सीन अगेन वो एक यूआई लाइब्रेरी है, और अगर आपको सैड सीन यूज़ करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने ये कंपोनेंट यूआई कार्ड्स यूज़ किया है, और एक कंपोनेंट टेबल यूज़ किया है, ठीक है, और एक बैचेस यूज़ किया है। तो लेट्स सी इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे अपन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऊपर लिखता हूँ सैड सी एन, सैड सी एन। तो शायद आपको वो पार्ट समझा ही होगा जहाँ पे मैं बेसिकली डेटाबेस का यूआरएल चेंज किया, तो नियॉन टेक का यूआरएल तो दोनों पे शिफ्ट करना है, ठीक है। देखो, देखो मैंने यहाँ पे साइड से डालती ये पहला लिंक आएगा, फिर यहाँ से कंपोनेंट्स में जाऊँगा मैं, फिर नहीं पहले डॉक्स में जाऊँगा मैं, नेक्स्ट जेएस सेलेक्ट करूँगा, फिर एनपीएम सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, देन यहाँ पे आके इसको करूँगा पेस्ट, एंटर। और यहाँ पे मुझे इनिशियली कुछ क्वेश्चंस पूछेगा वो तो मैं फटफट टिक कर दूंगा, देखो। हाँ, तो ये बेस कलर ऑटोमेटिकली सेट नेचर, और ये इंस्टॉल हो गया, नाइस, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, ठीक है। फिर इसके बाद अपने को क्या क्या चाहिए था यहाँ पे, कार्ड टेबल और बैच। तो देखते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पे ढूंढेंगे कार्ड्स, किधर है कार्ड्स, ठीक है कार्ड्स मिल गया। और इसको कर इंस्टॉल करना है, राइट, तो ये इंस्टॉलेशन का कोड सिंपली मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, तो कार्ड्स इंपोर्ट हो गए, हो जाएंगे। और एक क्या था टेबल, तो टेबल टेबल टेबल, टेबल, नाइस, मिला मुझे टेबल। फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे एनपीएम और कॉपी, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंटर। फिर टेबल में हो गया अभी बैचेस, बैचेस का बैचेस बी से चालू होता है तो टॉप पे रहेगा बैचेस, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली बस यूआई एकदम ही थोड़ा फॉर्मेटेड या फिर यूआई एकदम थोड़ा अच्छा दिखेगा उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ सैडसियंस, ये भी जनरल एक वो है, ठीक है। ये मैंने किया कॉपी, यहाँ पे देखो बेसिक सा क्या है, एक गेट ट्रांजेक्शन है। गेट ट्रांजेक्शन मतलब वो है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन वो दिखेगा, लेकिन देखो गेट ट्रांजेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये एक सेकेंड देखो एक्शन डॉट जेएस से, और यहाँ पे एक्शन डॉट जेएस बनाया नहीं है अपन ने, तो क्रिएट करते हैं एक एक्शन डॉट जेएस नाम का फाइल। और फिर उस एक्शन एक्शन डॉट जेएस के अंदर एकदम सिंपल, जो आपको पता ही है ये क्या करता है, अगर नहीं पता होगा तो यार, ठीक है। ये बेसिकली फाइंड मैनी मतलब ये अपने को रीड करेगा, जितने भी जो ट्रांजेक्शन टेबल है उसके अंदर जो भी एंट्रीज है उन सबको रीड करके शो कर देगा। तो सारे के सारे एंट्रीज अपने को शो हो जाएंगे बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर है। तो बेसिकली रीड कर रहा हूँ मैं, जैसे आप लोग प्रोडक्ट्स को रीड करते थे अमेजोन वाले प्रोजेक्ट्स में। तो फिर ठीक है, ये मैंने गेट ट्रांजेक्शन किया, और ये फाइल बेसिकली एक्शन डॉट जेएस से आ रहा है, एंड देन ये मैं ट्रांजेक्शन को डिस्प्ले कर रहा हूँ, देखो ट्रांजेक्शन डॉट मैप। तो डॉट मैप अपन क्यों यूज़ करते हैं, डॉट मैप अपन इसलिए यूज़ करते हैं कि मतलब हर एक एक ट्रांजेक्शन को ढंग से डिस्प्ले करे। और ये पूरा कोड अगेन मैं ये पूरा कोड जीपीटी से लिखा आया हो, तो जीपीटी को आप बोलोगे तो ये पूरा कोड यूआई आपको लिख के दे देगा, आपको बस सिंपली ये एक्शन डॉट जेएस ढंग से लिखना है। और ये पूरा कोड मैंने यूआई चैट जीपीटी से लिखा था, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं लिखता हूँ npm run dev, और इनिशियली आपको जो स्लैश ट्रांजेक्शन है यहाँ पे एरर देगा, क्यों, क्योंकि अब तक आपके डेटाबेस में कोई एंट्री है ही नहीं, तो डेटाबेस बेसिकली नल है, उसके लिए आपको एक एरर आ सकता है अगर आप सिर्फ स्लैश ट्रांजेक्शन पे जा रहे हो तो। देखो ऐसा डेट एन एफ नॉट डिफाइंड, ओके एक सेकेंड, तो मैं इसको भी करूँगा इंस्टॉल, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड था। एन पी एम इंस्टॉल डेट एन एफ, लेट्स सी, डेट एन एफ बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि कैसा चाहिए अपने को फॉर्मेट, ठीक है। ये इतना भी मेजर पार्ट नहीं है, डी डी एन एन वाई, तो डेट मंथ मंथ ईयर ऐसा लिखते हैं बेसिकली। और ये हो गया नाइस, एन पी एम इंस्टॉल रन डेव, एन पी एम रन डेव, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे इनिशियली कह रहेगा नल वाला, तो लेट्स सी आता है कि नहीं। तो मैं बेसिकली सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्स ही जा रहे हैं। अगर आपको मतलब बेसिकली पहले आपने इनिट किया, फिर आपने लिब्स में डाला, फिर स्कीमा डॉट प्रिज्मा में थोड़े चेंजेस किए, फिर उसको यूज़ कर रहे हो ऐसे, तो मैंने बेसिकली ये वाला यूज़ किया था, राइट।
तो एक सेकेंड, देखो ये नो, ओके नाइस। तो ये पूरा जीपीटी ने ऐसा भी बना के दिया कि ट्रांजेक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नो ट्रांजेक्शन फाउंड करके दिखाना। तो लेट्स से एक ट्रांजेक्शन में बना देता हूँ क्रिएट वाले पेज से स्लैश क्रिएट। देखो, तो लेट्स से अपन एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 800, 8000 या फिर 80,000। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको इनकम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैटेगरी में सैलरी, रिसीव, रिसीव, ओके। तो जो भी है स्पेलिंग, ठीक है, रिसीव्ड, रीच्ड, ओके नाइस। तो यहाँ पे मैं किया क्रिएट ट्रांजेक्शन। तो ठीक है, ये एरर आएगा लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं अपन, ये कोई बड़ा एरर नहीं है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएटेड करके आ गया। तो लेट्स चेक कि क्या ट्रांजेक्शन आया कि नहीं। तो मैं ट्रांजेक्शन कहाँ चेक करूंगा, स्लैश ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो देखो 80,000 वाला ट्रांजेक्शन दिख रहा है। तो ये जो है ये मैंने पहले बस टेस्टिंग के लिए ट्राई करा था। ठीक है, अपन वापस एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ क्रिएट, क्रिएट। एंड यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ 7,000 या फिर 70 लिखते हैं। और यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ एक्सपेंस। यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ मनीर करके कुछ। एंड क्रिएट ट्रांजेक्शन। देखो ट्रांजेक्शन क्रिएट है, नाइस। तो लेट्स सी क्या ये बना है कि नहीं। स्लैश ट्रांजेक्शन पे दिखेगा। तो आप तो देख सकते हो आप लोग, ये 70 दिख रहा है आपको, नाइस। ये एक्सपेंस देखो रेड हो गया। तो ये पूरा चीज़ जो है ये चैट जीपीटी जनरेट करके दे देगा अगर आपने सही प्रॉम्प्ट दिया तो। और ठीक है, नाइस। तो फिर इसमें और एक चीज़, लेट से मैं बोलता हूँ कि क्रिएट पे जाऊँगा, क्रिएट। और देखो बेसिक सा मतलब ये है मेरा कि ये पूरा यूआई भी ऑलमोस्ट चैटजीपीटी में बना के दे दिया। मैं बस एक्शन डॉट जेएस के अंदर मेहनत किया था। और ठीक है, अभी लेट्स से ये बेसिकली क्या है कि स्लैश क्रिएट मतलब जो अपने अमेज़न के अंदर प्रोडक्ट्स क्रिएशन का पेज बनाता है, ये वो वाला पेज है। और जो ये पेज है यहाँ पे वो ये वो वाला पेज है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, समझा? तो ठीक है, ये एकदम सा बेसिक है। मतलब बस आप लोग प्रोडक्ट्स लिख रहे थे, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे आप लोग स्लैश क्रिएट के अंदर आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स के इनपुट्स देते थे, बस मैं ट्रांजैक्शंस के इनपुट दे रहा हूँ। और जो आपका होम पेज था वहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन डिस्प्ले करा रहा हूँ। और ये जो पूरा ये है ये सिर्फ यूआई है, राइट? तो नाइस। तो फिर इतना हो गया। तो अपन ने अभी देखा प्रिज्मा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और एक चीज़ लेट से और एक चीज़ अपने को इंटीग्रेट करनी है यहाँ पे प्रिज्मा के अंदर, कि ये जो यूज़र है जो मैंने लॉग इन किया, इस यूज़र को लेट से अपने को इस यूज़र को अपने को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, राइट? तो ये कैसे होगा, अब ध्यान दो अच्छे से, ये कैसे होगा। तो फिर सबसे पहले अपन लेआउट डॉट जेएस में आएंगे। और यहाँ से ये जो हेडर वाला पार्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक इसका एक अलग कंपोनेंट बनाता हूँ, कंपोनेंट, राइट? तो पहले इस कंपोनेंट के अंदर अंडरलाइन होगा, पहले बाय डिफॉल्ट आपका यूआई के अंदर अंडरलाइन होगा। आपको कंपोनेंट्स पे क्लिक करना है तो उसके ऊपर अंडरलाइन होगा। फिर यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, हेडर्स नाम का, हेडर डॉट जेएसएक्स। और इस हेडर वाले फाइल के अंदर मैं करूंगा इसको पेस्ट, नहीं इसके पहले RFCE। और ठीक है, फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। ठीक है, ये अगर ये पेस्ट किया तो ये साइन आउट साइन इन कहाँ से आ रहे हैं, तो वो भी अपने को पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आके इसको करता हूँ मैं पेस्ट। एंड कलर कोड अपने यहाँ पे नहीं यूज़ करें तो ऐसे निकाल दूंगा। एंड देन ठीक है, यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें भी नहीं यूज़ करा तो इसको मैं निकाल दूंगा, इसको करूँगा सेव। फिर ठीक है, नाइस, इतना ही चाहिए था। और क्योंकि इस हेडर को अपने को इंपोर्ट भी करना है ना, मतलब लेआउट के अंदर, तो मैं यहाँ पे आके हेडर करके लिखूंगा। और ये स्लैश ये, लेकिन इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को यहाँ पे एच कैपिटल देना पड़ेगा, एच कैपिटल। नीचे आऊँगा, इसका भी एच कैपिटल देना पड़ेगा, एच कैपिटल। इसको करूँगा सेव। यहाँ पे आके इसको करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, देखो ये मिल गया। इसको करूँगा सेव। लेट्स सी क्या ये हेडर अभी भी दिखता है या नहीं। ठीक है ना, इस दिख रहा है हेडर। मतलब यहाँ पे एक मैं फंक्शन लिखूंगा क्योंकि हेडर हर एक पेज पे आएगा तो ये हर बार रेंडर होगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखूंगा जो कि हर बार कॉल भी होगा। मैं यहाँ पे चेक यूजर्स करके एक फंक्शन लिखूंगा। लेट्स से पहले चेक यूजर फंक्शन को बनाते हैं। और लेट्स से मैं इसको लिब में बनाना पसंद करूंगा क्योंकि ये हर बार रन होगा तो वो हैज अ मतलब सर्विस तो नहीं, लेकिन ठीक है रन होगा। तो चेक यूजर करके डॉट जी एस, मैंने लिखा डॉट जी एस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो अरे ये नहीं, ओके इस पे देखो ये वाला कोड। तो मैं बताता हूँ एक लाइन बाय लाइन कि ये क्या करता है क्या नहीं। इसको करूँगा सेव। देखो इसका सिंपल काम यही है कि ये जो अपना क्लर्क है उसमें से करंट यूजर अगर अपन ने लॉगिन करके रखा है तो अपने पास यूजर होगा। और अगर अपने पास यूजर नहीं है तो ये नल रिटर्न करेगा। लेकिन अगर अपने पास यूजर है तो पहले वो डेटाबेस के अंदर फाइंड करेगा। और फाइंड करेगा अगर उसको क्लर्क का यूजर मिलता है तो जो भी इसका मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी है वो सब रिटर्न हो जाएगा। और ये देखो ये बेसिकली क्या है कि यूजर्स नाम के टेबल के अंदर अपने को फाइंड करना है ये एंट्री, मतलब जो भी क्लर्क का आईडी है वो। तो ये यूजर्स आईडी कहाँ से आया, यूजर्स आईडी देखो यहाँ से आया। तो अगर यूज़र है तो क्लर्क आईडी के अंदर फाइंड हो जाएगा। मतलब अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंट्री वाला, मतलब अगर ये एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करेगा। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता ये एंट्री तो अपन क्रिएट करेंगे। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अपन ने लॉग इन किया या फिर साइन इन किया तो अगर वो एंट्री अवेलेबल नहीं है अपने डेटाबेस के अंदर तो ये क्रिएट करेगा उस यूजर्स को अपने डेटाबेस के अंदर। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करके जो भी उसका वैल्यू वो रिटर्न कर देगा बस यहाँ पे। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे वो जो यूजर है उसका डेटा एंट्री हो जाएगा जैसे कि अपन नॉर्मली करते हैं प्रिज्मा यूजर क्रिएट से। तो प्रिज्मा जो कि अपना
सर्विस है जो कि मैंने लिप्स से मतलब यहाँ पे मैं इसके लिए डायरेक्ट लिस्ट में कर रहा था कि डॉट स्लैश प्रिज्मा लिखूंगा, ना कि एट द रेट लिप्स प्रिज्मा। तो हो जाएगा ये। और देन यहाँ पे मैं क्रिएट जो भी टेबल नेम है, जैसे यूजर्स का टेबल नेम, और क्रिएट जो भी अपना ऑपरेशन है। तो क्लर्क यूजर आईडी जो भी अपने को रिटर्न हुआ ऊपर से, यहाँ से देखो ये यूजर आईडी से, और नेम और इमेज ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब सारी ये चीजें अपने क्लर्क से ही आ रही है। तो क्लर्क के अंदर ये सारी डिटेल्स रहती है, इमेज यूआरएल, ईमेल। तो इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखो ये। तो ईमेल, यूजर नेम, और ये जो इमेज लोगो है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लर्क में रहती है। मतलब ये जब यहाँ पे हम ये करेंगे तो यूजर नाम की वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज़ें सेट हो रही है। तो मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे सेंड करूँ अपने डेटाबेस के अंदर। तो अब बेसिकली मैंने इसी फंक्शन को कॉल करूँगा, देखो चेक यूजर। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, एंड इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी करूँगा। देखो यहाँ पे अवेट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे असिंक भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस रहता है, तो मैंने सिंक्रोनस में कन्वर्ट कर दिया। एंड इंपोर्ट, यहाँ से मैं इस चेक यूज़र को ऐड करूँगा, सेव करूँगा, एंड लेट्स सी। तो देखो ये कैसे वर्क करेगा, एक बार मैं साइन आउट करूँगा, एंड देन एक बार मैं साइन इन करूँगा यहाँ पे वापस से। साइन इन, सिलेक्ट जो भी आपका अकाउंट है वो सिलेक्ट करो, एंड कंटिन्यू। नाइस। तो फिर लेट्स सी हमारा डेटाबेस नियॉन टेक के अंदर रहेगा, क्योंकि अपन ने डेटाबेस यूआरएल चेंज किया था। एंड यहाँ पे देखो इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, एंड लेट्स सी क्या ये स्टोर हुआ है। देखो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा टेबल्स नाम का। अभी बाय डिफॉल्ट आप लोग डैशबोर्ड पे रहोगे, तो यहाँ पे टेबल्स पे सिलेक्ट करना है, और चेक कर लो कि यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन और यूजर्स दिख रहे हैं कि नहीं। तो लेट्स सी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड देखो लोड हो गया, तो ये ट्रांजेक्शन थे जो अपन ने एंटर किए थे। और एक बार यूजर्स में चेक करते हैं, तो देखो ये यूजर्स का एंट्री आ गया। मतलब जैसे मैं साइन इन वगैरह करूंगा, तो अगर मेरा नया जीमेल है तो नया जीमेल का भी यहाँ पे एंट्री आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसे ही वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे कोड में, तो ये क्या करेगा कि ये हेडर हर कंपोनेंट पर रेंडर हो रहा है, राइट। तो ये यूजर को चेक करेगा। तो ये क्लर्क से अपने को यूजर रिटर्न हुआ। अगर यूजर नहीं है तो फिर उसको क्रिएट करेंगे, अगर यूजर मतलब डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेंगे। और अगर डेटाबेस के अंदर यूजर है तो उसको फाइंड मैनी करके उसकी डिटेल्स निकालेंगे, राइट। तो फिर ठीक है, इतना हो गया। तो अपन ने को प्रिज्मा, बेसिकली आपको पता था प्रिज्मा किससे यूज करते हैं, अपने अमेजोन वाले प्रोजेक्ट्स में बनाया था, राइट। तो एक काम करते हैं अपन लोग अभी, मतलब प्रिज्मा तो हो गया, अभी अपन एक आर्कजेट पे आते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर आर्कजेट कहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेट्स से ये जो ट्रांजेक्शन वाला बटन था, अपन यहाँ पे आर्कजेट इंटीग्रेट करते हैं, ओके। कि ताकि कोई स्पैम ट्रांजेक्शंस ना करे, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस ना करे, सिर्फ क्लिक 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 करके बाईपास ना करे ट्रांजेक्शन को। तो लेट्स यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, मतलब आर्कजेट अपना रेट लिमिटिंग का काम करता है, राइट। तो वो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं नंबर ऑफ टाइम्स अपने को, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने को वो चीज़ रन कराना है वैसे। देखो अगर आपको नहीं समझा तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कि लेट्स से यह मेरा प्रोजेक्ट है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश ट्रांजेक्शन स्लैश क्रिएट, नाइस। तो यहाँ पे आने के बाद ये पेज लोड हो रहा है, ठीक है, नाइस। यहाँ पे मैं अनलिमिटेड टाइम्स क्रिएट ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन लेट से मुझे यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ भी नंबर ले लूँ, लेट से 700, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इनकम, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ऐसा मैं टाइप करके क्रिएट। तो ऐसे मल्टीपल मैं फेक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो लेट से मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि मल्टीपल ऐसे सिर्फ स्पैम ट्रांजेक्शन ना क्रिएट करूँ, जैसे मैंने अभी किया था। तो इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आर्कजेट लगाऊंगा, ताकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस लिमिटेड है, मतलब कि 1 मिनट में मैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस क्रिएट कर सकूँ, नाइस। वैसे। तो फिर अगेन अपने को कोई एक नया सर्विस जैसे आर्कजेट को इंटीग्रेट करना है, तो वापस से आप मेरे डॉक्स पे आओगे। तो सिमिलर जैसे प्रोसेस रहता था कि जैसे रिसेंट के अंदर अपन इंस्टॉल कर देते, फिर कॉन्फ़िग के अंदर सेट कर देते, फिर उसका यूज़ करते थे। फिर जैसे जेमिनी के अंदर भी अपन उसका लिप्स पहले इंस्टॉल करते थे, तो उसका लिप्स लिप्स सेट कर देते और यूज़ करते थे। तो एकदम सिमिलरली अपने को आर्कजेट में भी वही करना है। इसका ये कमांड है, तो पहले अपन इसको इंस्टॉल करेंगे, इसका एसडीके। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे उसका एसडीके इंस्टॉल करता हूँ। लेट्स वेट। तब तक आप लोग आर्कजेट का की भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से मैं आर्कजेट का की लेके आता हूँ, एक सेकंड। तो ठीक है, अब देखते हैं। मैंने इसका ENV ले लिया है, देखो ये ठीक है, आपने ये इंस्टॉल हो गया होगा। फिर इसके बाद आपको इसका ENV सेटअप करना है, जैसे कि अपन करते आ रहे थे। तो मैंने इसका ENV किया कॉपी, और मेरे कोड में आके मैंने ENV को किया पेस्ट, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, और इस करते सेव। और उसके बाद का क्या स्टेप है, वापस से अपन डॉक्स पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो अपने को कॉन्फ़िगर करना है आर्कजेट के अंदर। तो इसको मैंने किया कॉपी, एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ कॉपी। तो लिप्स के अंदर आर्कजेट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिप्स के अंदर आके यहाँ पे आर्क जेट लिखता हूँ, आर्क, अरे ओके, आर्क जेट डॉट जेएस, एंड इसके अंदर करूँगा पेस्ट। तो अगेन मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे जैसे अपन करते थे कि एच है मैं एक वेरिएबल के अंदर इस एचडीके, ये जो है ये एचडीके, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको कीवर्ड, इसको वेरिएबल नेम, और इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। तो ये वैल्यू के अंदर बेसिकली मेरे दो एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो कीज है, कौन से, एक की जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर, एक, अरे एक सेकंड, ठीक है, एक वैल्यू स्टोर है किसकी, ये एनवायरमेंट वेरिएबल है, फिर जो भी अपन ने ENV सेट किया था उसकी। और एक दूसरा किया रूल्स नाम का। इस रूल्स के अंदर क्या डिफाइन है, एक टोकन बकेट। तो मैंने लेक्चर्स में पढ़ा था कि टोकन बकेट एक स्टैक रहता है, और बाकी के भी ये भी बताए थे। तो एक बार वापस से मैं छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। इंटरवल मतलब कितने सेकंड्स के बाद, यहाँ पे इंटरवल में अपन को सिर्फ सेकंड्स ही लिखना पड़ता है। तो इंटरवल मतलब कितने सेकंड्स के बाद मुझे रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट इन द सेंस कितने सेकंड के अंदर कितने रिक्वेस्ट जाने चाहिए। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ 60 सेकंड्स, मतलब
वन मिनट, तो वन मिनट के अंदर कैपेसिटी जो भी डिफाइंड रहेगी उतने ही रिक्वेस्ट जाएंगे। तो वन मिनट के अंदर मेरे सिर्फ 10 ही रिक्वेस्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब वो है। और मोड लाइफ का मतलब ये कि जो मेरा सर्वर अगर मैं डिप्लॉय करूँ या फिर मैं रन करूँ लोकल होस्ट पे रन करूँ तो उस सब पे ये चलेगा। तो लाइफ का मतलब वो रहता है। और रिफिल रेट का मतलब ऑलमोस्ट कैपेसिटी ऐसा ही रहता है कि कितने रिक्वेस्ट जाने चाहिए एक मिनट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरवल दिया 60 सेकेंड्स तो उसका मतलब वन मिनट के अंदर 10 रिक्वेस्ट जाएंगे। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे अपने आर्कजेट को लिप्स के अंदर डाल दिया और जहाँ भी मुझे आर्कजेट यूज़ करना है मैं सिर्फ एजे करके उसको यूज़ कर सकता हूँ। और इसको करेंगे सेव एंड देन वापस से अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। मतलब जो भी अपना ये रीडमी डॉट जेएस है उसके अंदर। तो रीडमी डॉट एमडी रहता है, रीडमी डॉट जेएस नहीं रहता, सॉरी। तो नाइस, तो अपन देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं, सिर्फ सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और ठीक है। तो अभी इसको करते हैं कोड के अंदर इंटीग्रेट, तो उसमें ज़्यादा बेटर समझेगा। तो देखो ट्राई कैच ब्लॉक ऑलरेडी है लेकिन अपने को सिर्फ इतना वाला पार्ट कॉपी करना है और अपने कोड के अंदर आएंगे अपन एंड यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। तो बेसिकली अभी ये क्या करेगा कि जब भी क्रिएट ट्रांजेक्शन वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब जब भी मैं बटन प्रेस करूंगा ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के लिए डेटाबेस के अंदर जाने के पहले ये चेक करेगा कि क्या रिक्वेस्ट मौजूद है। तो देखो मैं एक चेंजेस करूंगा यहाँ पे, मतलब कौन से वाले, देखो मैं अभी लिखता हूँ आर्कजेट के अंदर कैपेसिटी 2 दे दिया और रिफिल रेट भी 2 दे दिया अंडर वन मिनट। तो मैं एक मिनट के अंदर सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ और अगर 3 रिक्वेस्ट सेंड करें तो रेट लिमिट एक्सीडेड करके आएगा, राइट। तो फिर अ, तो हर रिक्वेस्ट जब भी मैं क्रिएट बटन प्रेस करूंगा तो ये क्या बोलते हैं, हर रिक्वेस्ट के ऊपर मेरा एक रिक्वेस्ट बन हो जाएगा। मतलब जब भी मैं एक ट्रांजेक्शन को कॉल करूंगा, जब भी मैं एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो हर बार एक रिक्वेस्ट बन हो जाएगा या फिर एक रिक्वेस्ट यूज हो जाएगा। तो टेक्निकली एक मिनट के अंदर मैं सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मतलब 2 ही ट्रांजेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैं तीसरा ट्रांजेक्शन क्रिएट करने गया तो वो मुझे रेट लिमिट एक्सीडेड करके दिखा देगा। तो अगर मैंने ये लिखा तो मुझे एजे मतलब आरजेट को इंटीग्रेट भी तो मतलब इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट एजे फ्रॉम लिप्स। तो नाइस, तो फिर इतना होने के बाद लेट्स सी कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 800 और लेट्स से एक्सपेंस, लेट्स से एंटर, अरे ओके एंटर, एंटर कर देते हैं, एंटरटेनमेंट बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये ट्रांजेक्शन क्रिएट हो गया। फिर लेट्स से 800 लिखता हूँ मैं और एक लिखता हूँ इनकम फॉर, लेट्स से टॉपिक, कुछ तो एक लिख रहा हूँ मैं बस। क्रिएट, देखो दो ट्रांजेक्शंस क्रिएट हो गए। और लेट्स से अभी मैं तीसरा ट्रांजेक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ एक मिनट के अंदर। तो फनी या फिर फैंसी कुछ तो लिख दिया मैंने और क्रिएट, देखो रेट लिमिट एक्सीडेड। तो रेट लिमिट एक्सीडेड वाला मैसेज आ गया। इसका मतलब ये है कि अपन एक मिनट के अंदर सिर्फ तीसरा ट्रांजेक्शन जैसे मैं करने गया मुझे रेट लिमिट एक्सीडेड करके आ गया। तो ये वही काम कर रहा है। आरजेट अपन इसलिए यूज करते हैं ताकि अपने को जो भी फंक्शन है, जो भी एक्सपेंसिव, जैसे ये क्या है, ये बेसिकली डेटाबेस के अंदर एंट्री करने वाला फंक्शन है, राइट। तो फिर बार बार रिपीटेटिव अगर मैं कोई डॉस अटैक या फिर मैं कोई स्पैम अटैक कर रहा हूँ कि बार बार डेटाबेस के अंदर एंट्री करना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अपना सर्वर या फिर अपना डेटाबेस हैंग हो सकता है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रेट लिमिट लगा रहा हूँ और बेसिकली ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर जब भी मैं ट्रांजेक्ट क्रिएट ट्रांजेक्शन वाले फंक्शन को कॉल करूंगा या फिर ट्रांजेक्शन क्रिएट करने की ट्राई करूंगा तो हर बार एक रिक्वेस्ट बंद हो जाएगा या फिर एक रिक्वेस्ट यूज हो जाएगा। और क्योंकि एजे के अंदर मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन करके रखी है इस चीज़ों की कि एक मिनट के अंदर सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट मैं यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं 2 से ज़्यादा गया तो मुझे वहाँ पे रेट लिमिट एक्सीड करके दिखा देगा। तो यही है आर्कजेट ऑलमोस्ट। तो अपन ने बेसिकली 3 चीज़ें मतलब 4 चीज़ें सीखी या फिर 4 ही है, हाँ 4 या फिर 5, कि क्लर्क, प्रिज्मा, फिर रीसेंट, फिर जेमिनी और फिर आर्कजेट। तो फिर देखो बेसिकली ये जो है, ये मैं प्रिज्मा है ना, ये मेरा क्या है, ये इनपुट फील्ड से मेरा प्रिज्मा है और प्रिज्मा के अंदर मैंने आरजेट यूज किया। और ये जो प्रिज्मा है अभी लेट से मैं अगर साइन आउट करूँ यहाँ से, देखो साइन आउट किया मैंने, तो सबसे मेन इसमें मेरे डॉक्स ही है, लेट से मैंने साइन आउट किया। लेकिन देखो अभी भी मैं ट्रांजेक्शन वाले पेज पे जा सकता हूँ, राइट। देखो ट्रांजेक्शन और मुझे ट्रांजेक्शन क्लियरली विजिबल है, एक सेकंड देखो दिख रहा है। तो अगर मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपको भी पता है क्या करना है। मैं मिडलवेयर के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ पे सिंपली ऊपर ऐसे करके स्लैश ट्रांजेक्शंस करके लिखूंगा और ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको स्टार दबा दूंगा, डॉट स्टार। तो देखो ये क्या करेगा कि ट्रांजेक्शन के आगे मतलब ट्रांजेक्शन वाला पेज ही रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और ये क्या है, ये है ऑल, मतलब ट्रांजेक्शन के आगे अगर स्लैश करके और भी कुछ है तो सारे को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो मैंने इसको किया सेव एंड बेसिकली अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो जब भी मैं ट्रांजेक्शन पे आऊंगा तो देखो रीडायरेक्ट कर रहा है मेरे को। देखो अभी मैं होम पेज पे हूँ और मैं जैसे स्लैश ट्रांजेक्शन पे जाऊंगा तो जो मेरा प्रिज्मा या फिर जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो क्रिएट या फिर देख नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे लॉगिन नहीं हो। और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजेक्शन डॉट स्लैश क्रिएट, ट्रांजेक्शन स्लैश क्रिएट, मैं क्रिएट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। तो मैंने प्रिज्मा के अंदर, सॉरी मैंने क्लर्क के अंदर प्रिज्मा लिखा, मतलब क्लर्क को मैंने लिखा ऑन टॉप ऑफ और फिर उसके अंदर मैंने प्रिज्मा लिखा। मतलब उसका मतलब क्या है कि जब तक मैं लॉगिन ना करूँ तब तक मेरा प्रिज्मा या फिर तब तक मैं क्रिएट नहीं कर सकता ट्रांजेक्शन। और अगर मैं स्पैम ट्रांजेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ तो उसको मुझे लिमिट करना है और उसके लिए मैं यूज करूंगा आरजेट। तो यहाँ पे बेसिकली 3 मेन कॉन्सेप्ट्स का मिश्रण हो रहा है, जैसे कि क्लर्क अपने ऑथेंटिकेशन के लिए, जब तक मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा तो मैं ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब मैं प्रिज्मा यूज नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं प्रिज्मा को बार बार कॉल करना नहीं चाहता, डेटाबेस के अंदर बार बार कॉल करना नहीं चाहता, तो उसकी वजह से मैं आर्कजेट यूज करूंगा। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ 3 सर्विसेज सॉर्ट ऑफ थिंग हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी फ्यूजन आगे भी होने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं, अभी के लिए बस हो गया, फिर अपन इंजेस्ट वगैरह देखेंगे।